हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, बहुत कम टाइम बचा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपने थोड़े क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब ये है कि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में एसएसटी से रिलेटेड सोशल स्टडीज अदर सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये आपके जो पेपर 2 है यूपी टेट का सेकंड लेवल का, यानी कि यूपीएस अपर प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है, इसमें ऑलरेडी जो 2 पेपर हैं 2022 में जो हुआ था और जो 2020 में हुआ था, वो ऑलरेडी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज ये हम 2018 का जो 19 में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो आपके सब्जेक्टिव रहता है, जो मैथ्स वाले होंगे उन लोगों को मैथ्स और साइंस का आता है, और आप लोग जो सोशल स्टडीज है एसएसटी है उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें, और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक। तो यहाँ पर कह रहा है जो पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर में। इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने सीटेट में दिया होगा, बहुत ही लेंथी लेंथी क्वेश्चन। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। ऐसे यहाँ पर पूछा है कि पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, तो क्या हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पर ये वाली जो परियोजना है आपकी पनबिजली ऊर्जा परियोजना वो स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? वीट है, टी है, कॉफी है, रबर है। तो इसमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? कौन सी नहीं हो जाएगी? तो गेहूं, यानी कि जो वीट है ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, बाकी तीनों ही क्या है, प्लांटेशन क्रॉप होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो इज सिचुएटेड इन, न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रुसेल्स में, या फिर पेरिस में। तो ये कहाँ पर नाटो जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 28 है, 24, 18 या फिर 22। तो हमारी जो अनुसूचियां हैं कितनी हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें हम लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। तो उसमें अभी अगर हम बात करें तो 22 लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग जो थी तो वहाँ पर इसमें कितनी थी, वहाँ पर 16 भाषाएं थी। अब जो है उसमें 22 भाषाएं हैं टोटल। तो एक आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलरिज्म है, या फिर फेडरलिज्म है। तो यहाँ पर कौन सा एक भाग नहीं है जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है उसका? तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, संघात्मक वर्ड का यूज नहीं किया गया है। बाकी समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक भी है, और धर्मनिरपेक्षता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एड इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज? ऑडियो विजुअल है, वर्क सिलेक्शन है, लेक्चर है, डिबेट है। यानी कि जब हम सामाजिक अध्ययन को पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर सबसे अच्छा जो सहायक साधन है वो कौन सा यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो वो आ जाता है आपका, जब आप ऑडियो विजुअल यानी कि जैसे कि आप आगरा के बारे में पढ़ा रहे हैं, आगरा फोर्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप उसकी पिक्चर का यूज करते हैं, उसकी वीडियो का यूज करते हैं और उसके बाद बच्चों को दिखाते हैं तो ज्यादा आसानी से वो समझ पाएंगे उसे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? विच इज सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल? फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। यहाँ पर कह रहा है कि जब हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, यानी कि जब ये अपर प्राइमरी लेवल यानी कि 6 to 8 की बात हो रही है, की बात करते हैं, तो सामाजिक अध्ययन में क्या इसमें से शामिल नहीं होता, क्या चीज इसमें नहीं आती, ये कह रहा है। हिस्ट्री भी आ जाती है, भूगोल भी आता है, और पॉलिटी भी आती है। क्या नहीं आता, फिलोसफी नहीं आती, दर्शन शास्त्र में शामिल नहीं होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी थे और स्थायी थे। तो यहाँ पर स्थायी पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो अस्थायी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने सिर्फ पहली ही बैठक थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे ये। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और वो स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट हु हैज टू परफॉर्म प्रेसिडेंशियल फंक्शंस। वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा किसी रीजन से तो वहां पर उनके काम जो होते हैं वो कौन करेगा? तो उनके काम जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति, जो कि जो राज्यसभा है उनका अध्यक्ष भी होते हैं, वो काम करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर ट्रीटीज? एनपीटी का, पीटीबीटी का, सीटीबीटी का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नाभिकीय संधि है जिसका भारत सदस्य है? ये हो जाएगा पीटीबीटी, इसका भारत सदस्य है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो हो सकता है आपको ना आए, तो कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप सारे ही अटेम्प्ट करिएगा। गलत भी हो जाएगा तो भी आपको कुछ नहीं जाना है, 90 नंबर आपको लाने हैं पास करने के लिए। अगर आप यूआर से हैं और अगर किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लेकर के आने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में घबराइए नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी लेवल के हैं, जिससे कि आपके टोटल 90 क्वेश्चंस तो निकल ही जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? इंडियन सोल्जर्स हैव बीन अवार्डेड यूएन मेडल रिसेंटली फॉर देयर पीस कीपिंग वर्क इन साउथ सूडान में है, कांगो में है, सोमालिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब उस टाइम का ये क्वेश्चन था, क्योंकि तब ये पेपर जो करंट अफेयर्स से उससे रिलेटेड पूछा गया था, तो 1-2 क्वेश्चन आपके करंट के भी आ सकते हैं। तो अभी का जो करंट हो उसको देख लीजिएगा। इसमें कब मिला था? तो ये हो जाएगा दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान में। एक आंसर हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? विच इज नॉट एजेंसी ऑफ द यूएनओ। यहाँ पर कह रहा है जो यूएनओ है उसका कौन सा सदस्य नहीं है या कौन उसका एक हिस्सा नहीं है? खाद्य और कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो कौन उसका एक हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका हिस्सा नहीं है। एक आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? विच फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद? कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है। तो उर्वरक किसान खाद के नाम से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट का। एक आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर विल बी 10,000 लीटर है, 1 लाख लीटर है, 1000 लीटर है, या फिर यहाँ पर 10 लाख लीटर है। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो उसमें कितना हो जाएगा? ये आपका 1 लाख लीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 होगा। चेंज करना है बेसिकली यहाँ पर आपको। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? विच फर्टिलाइजर हाईली हाइग्रोस्पिक कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है। तो कौन सा उर्वरक जो होता है तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यूरिया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? विच इज द सुटेबल स्टेज ऑफ ग्रीन मैनुअल क्रॉप फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फील्ड? प्री फ्लावरिंग स्टेज, पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है। कौन सी स्टेज हो जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो फूल आने से पूर्व की अवस्था होती है, वो अवस्था जो होती है वो फसल की पलटाई की अवस्था होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। इन फ्रूट जूस शुगर कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय? फोटोमीटर के द्वारा है, या फिर रिफ्रैक्टोमीटर है, चीनोमीटर है, या फिर ट्रेंडोमीटर है। कौन सा मीटर होता है, किसका यूज किया जाता है उसे नापने के लिए? तो इसे रिफ्रैक्टोमीटर से पता चलता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है। द मेन रोल ऑफ पैक्टिन इन जेली मेकिंग इज स्ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट जूस,
कोagulation ऑफ फ्रूट जूस है या फिर स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट जूस है या फिर कलरिंग ऑफ फ्रूट जूस। यानी कि जो पैक्टिन का यूज़ किया जाता है जेली को बनाने में, वो क्या करता है, वो मेन किस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसका, तो उसका यूज़ जो किया जाएगा फलों के रस का थक्का बनाना, यानी कि जेली जो होती है आपने देखा होगा, जेली थोड़ी-सी उस तरह की होती है कि आप उसको कहीं पर भी डालते हैं तो फैलती भी नहीं है और थोड़ा-सा अ, लूज़ टाइप में रहती है, तो फलों के रस का थक्का बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, किसका? पैक्टिन का। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? व्हिच पिगमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटो? तो लाइकोपिन। लाइकोपिन जो होता है उसकी वजह से टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। चलिए नेक्स्ट है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, लेमन फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ मैलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, टार्ट्रिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का। यहाँ पर नींबू में क्या पाया जाता है? सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्या होता है इसमें? सिट्रिक एसिड होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक है या फिर एसिटिक है? एसिटिक हो जाएगा, आपका सिरके में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जरूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी सिचुएटेड? पुणे में, बेंगलुरु में, नागपुर में, लखनऊ में। तो कहाँ पर हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी नागपुर में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अचल स्वर कौन से हैं? विच आर द कॉन्स्टेंट अचल स्वर? सा मा या फिर सा गा या फिर सा पा या फिर सा धा। तो अचल स्वर यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, योग से भी क्वेश्चन आएंगे, म्यूजिक से भी क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल एजुकेशन से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको तैयार करना है। यहाँ पर जो कह रहा है अचल स्वर कौन सा है, तो सा और पा है। एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? व्हाट इज द थाट ऑफ राग यमन? तो यहाँ पे किससे उत्पन्न है? ये कल्याण से उत्पन्न है। एक आंसर हमारा ऑप्शन वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं? इन म्यूजिक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इक्वल स्पीड। ताल कहते हैं, साम कहते हैं, सम कहते हैं या फिर लय कहते हैं या फिर छंद कहते हैं। तो संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो ये आपका लय कहलाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका गामा पाधानी वो दे रखा है, किस राग का स्वर समूह है? राग कल्याण का, राग विहाग का, राग यमन का, राग बिलावल का। तो ये किसका समूह है? तो ये हो जाएगा राग विहाग का। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट है, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? हु इज द राइटर ऑफ झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा? अब ये देखिए, सिंपल सा वंदे मातरम और जन गण मन का तो सबको याद रहता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, तो अच्छे से प्रिवियस करके देख लीजिएगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको नहीं आते। तो यहाँ पर इसके रचयिता कौन है? किसने लिखा था? श्यामलाल श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, हरवंश राय बच्चन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हरिशंकर परसाई ने। तो ये लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। एक आंसर हमारा ऑप्शन वन होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, हार्मोन रिलीज फ्रॉम थायराइड? थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, या फिर पैराथाइक्लिन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है, उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है तो वो थायरॉक्सिन निकलता है। नाम में ही है थायराइड से थायरॉक्सिन, सिंपल से याद रख सकते हैं आप। एक आंसर हमारा ऑप्शन वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? वाटर इज यूज एज ए मीडियम ऑफ कुकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? बॉइलिंग है, स्टिरिंग है, सिमरिंग है या फिर ये सभी? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पानी का यूज करते हैं आप भोजन को पकाने के लिए, जैसे कि बॉयल करना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो ये सारे ही मेथड आएंगे। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज इसीलिए किया गया है कि आप अगर बॉइलिंग लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। स्ट्रिंग में भी यूज होता है, सिमरिंग में भी यूज होता है। क्या एक आंसर हमारा ऑप्शन फोर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, मेथड इन्वॉल्व इन ढोकला प्रिपरेशन? शैलो फ्राइंग है, डीप फ्राइंग है, फर्मेंटेशन है, बॉइलिंग है? तो जब आप ढोकला बना रहे होते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? बहुत ही आसान है, फर्मेंट करते हैं पहले आप, फर्मेंटेशन हो जाएगा, खमीरीकरण करना। का एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं? 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड चाइल्डहुड, अडोलसेंस, बेबीहुड या फिर अडल्टहुड? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? आप सबने सीडीपी में इसको पढ़ रखा होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
2 से 6 वर्ष की आयु जो होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे हम शैशवावस्था कहते हैं, बेबीहुड कहते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जल प्रदूषण का कारण है, रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन इज कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, उपयुक्त सभी। पेस्टिसाइड्स है, ह्यूमन एक्टिविटी है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ऑल ऑफ द। तो जल प्रदूषण का क्या कारण है, तो जल प्रदूषण का ये सारे ही कारण दे रखे हैं, बढ़ती जनसंख्या भी है, मनुष्य के क्रियाकलाप भी और कीटनाशक भी। एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं किसी न किसी तरह से पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए मेनली। चलिए नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर ये सभी। तो शारीरिक शिक्षा जो है उसका क्या उद्देश्य होता है, ये तीनों ही उद्देश्य हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, विच प्लेयर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। सानिया मिर्जा है, दीपा कर्माकर है, पीवी सिंधु है या फिर द्युति चंद है। तो बैडमिंटन से रिलेटेड कौन हो जाएगा, वो सानिया मिर्जा टेनिस की हैं, आपको पता ही है। पीवी सिंधु, यहाँ पर पीवी सिंधु का एक आंसर हो जाएगा। जो बैडमिंटन की प्लेयर है वो पीवी सिंधु है और जो टेनिस की प्लेयर है वो सानिया मिर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पल्सेस आर वेरी रिच इन विटामिन है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। जो दालें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी के सेवन से होता है, इफेक्ट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एलएसडी इज किडनी डिसीज होता है, लिवर डिसीज होता है, कैंसर होता है या फिर हेलुसिनेशन है, मानसिक विभ्रम होता है। तो एलएसडी के सेवन से ज्यादा क्या रहता है, तो मानसिक विभ्रम की अवस्था, यानी कि ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, आपको कंफ्यूजन सी रहती है, कंफ्यूज होते रहते हैं, तो वो आपका कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम का लाभ है, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेज इंक्रीज इन एपेटाइट या फिर एजीनेस है, इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन है, ऑल ऑफ द। जो आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है, यहाँ पे ये कह रहा है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, भूख भी लगती है, फुर्ती भी आती है और रक्तप्रवाह में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, व्रत आरेखी उपयोगी है, यानी कि व्हाट इज द पाई डायग्राम यूजफुल फॉर विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो जो व्रत आरेख है वो किस चीज में उपयोगी होता है, तो वो उपयोगी हो जाएगा विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। आप आसानी से कंपेयर कर पाते हैं उन चीजों को। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। इन सोशल साइंस का रिसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म एम्फाइजेस ऑन ओपन बुक एग्जाम है, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, पैरी टेस्टिंग है, टेस्ट परफॉर्मेंस है, कंटिन्यूस असेसमेंट है। तो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का जो एनसीएफ आया था, जो एनसीएफ आया है आपका 2005 वाला, ये उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर किसकी बारे में बात कही जा रही है, तो ये हो जाती है सतत आकलन पर, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता रहना चाहिए। एक आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, एम ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग इज राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। तो ये तीनों ही आ जाते हैं। जब हम सोशल स्टडीज की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये तीनों को ही सम्मिलित किया जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट enables टीचर्स टू बी क्रिएटिव, लर्निंग बाय डूइंग इज मोर लास्टिंग लर्निंग, इट enables स्टूडेंट टू बी क्रिएटिव, इट क्रिएट्स सम वर्क फॉर स्टूडेंट। तो परियोजना कार्य महत्वपूर्ण किस लिए होता है, जब आप प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को तो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी रीजन होता है कि करके सीखना। बच्चे जो होते हैं वो खुद से उस प्रोजेक्ट को करते हैं तो वो करके सीख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा लर्निंग का एक अच्छा सोर्स होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की इन द इंडियन प्लुरलिस्टिक सोसाइटी टेक्स्ट बुक्स ऑफ सोशल साइंस शुड reflect the majority opinion, avoid controversial issues, reflect the government's views, include and represent all religious and social groups। तो भारतीय बहुलतावादी समाज में जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना, यानी कि इसमें सभी तरह के जो हमारे देश में कि आपको पता ही है बहुत डाइवर्सिटी है, सबको शामिल किया जाता है इनमें। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? विच इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा इज सिंबलाइज्ड बाय व्हील इन इंडियन आर्ट? महाविनिष्क्रमण है, फर्स्ट सरमन है, या फिर संबोधि है, या फिर निर्वाण है? तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को का जो चित्रण है वो चक्र द्वारा किया जाता है? तो कौन सी हो जाएगी? प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था, फर्स्ट सरमन जो उन्होंने दिया था, उसका किया जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है, क्योंकि सारी घटनाएं जो है उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। तो जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको चक्र के द्वारा दिखाया जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? दैट गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी इज कंफर्म्ड बाय हुज इंस्क्रिप्शन? समुद्रगुप्त है, हर्ष है, अशोक है, या फिर पुलकेशन द्वितीय है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था, तो हमें कैसे पता चलता है? इसकी पुष्टि हमें किस अभिलेख से हुई है? तो अशोक के जो अभिलेख थे उससे पुष्टि हुई है। एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? सांची है, भीमबेटका है, अमरावती है, या फिर बाग है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कौन से स्तूप हो जाएंगे? तो ये आपके भीमबेटका हो जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द आत्मीय सभा? राजा राम मोहन राय है, एमजी रनाडे है, देवेंद्र नाथ टैगोर है, आत्माराम फाउटुरंग है? तो आत्मीय सभा जो थी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की भी इन्होंने करी थी और आत्मीय सभा भी इन्होंने ही करी थी। 1815 में की थी, 1815 में लगभग की थी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है? इन हुज वायसरायटी वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, लॉर्ड रीडिंग है, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड है? तो पहले राजधानी जो थी कलकत्ता थी, बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। तो उस टाइम पर वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो उस टाइम पर कौन वायसराय था? हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं उनके टाइम में स्थानांतरित करी गई थी। आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर सेंट राजा राम मोहन राय टू लंदन एज हिज मैसेंजर? शाह आलम द्वितीय है, बहादुर शाह प्रथम है, फर्स्ट है, शाह आलम फर्स्ट है, या फिर अकबर द्वितीय है? तो मुगल सम्राट राजा राम मोहन राय को किसने भेजा था अपने दूत की तरह लंदन? तो वो हो जाएंगे अकबर द्वितीय, और तभी इन्होंने इनको राजा की उपाधि भी दी थी। ये जो पहले राम मोहन राय के नाम से राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दी थी और इसीलिए दी थी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में से किस वर्ष पारित हुआ है? द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? है 1856 है, 46 है, 16 है, 1826 है? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में, 1856 में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर, या फिर औरंगजेब? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी, लगभग 1600 की टाइमिंग की बात हो रही है, तो उस टाइम पर भारत का शासक कौन था, ये पूछ रहा है। तो उस टाइम पर भारत का शासक अकबर था। एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। सबसे पहले कहा स्थापित किया था? सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी सबसे पहले अपनी 1613 में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया वाज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होम ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, मुखदुम यहुआ मनेरी हैं, या फिर अब्दुल कादिर गिलानी हैं? तो यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा? नेक्स्ट है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर वाज फेमस एज कलंदर? हुमायूं, अकबर, बाबर, या फिर शाहजहां? तो कलंदर की उपाधि जो थी वो इसको मिली थी यहाँ पर, तो हो जाएगा बाबर। बाबर जो था उसको कलंदर की उपाधि दी थी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग
states recorded decreases in its population in 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है। बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, तो कहाँ की पॉपुलेशन है? तो बिहार की तो हो नहीं सकती, नहीं यूपी की हो सकती है, आपको पता ही है। मणिपुर और नागालैंड में से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है, तो नागालैंड करेक्ट हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नदी पर स्थित है, यानी कि हैदराबाद जो है वो किस नदी पर सिचुएटेड है? महानदी पर, गोदावरी पर, मूसी पर या फिर कृष्णा नदी पर? तो जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो ये आपकी मूसी नदी है। एक आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयला एक उदाहरण है, कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अवसादी शैल का रूपांतरित का, अग्नेय का, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोयला है वो किस तरह की शैल का उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा अवसादी शैल का। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, द 2 प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट एरिया, मरकरी है एंड वेनस है, मरकरी एंड सैटर्न है, अर्थ एंड जुपिटर है, वेनस एंड मार्स है। तो कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये कह रहा है। तो बुध और शुक्र, मरकरी एंड वेनस 2 ऐसे ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन में है, अरेबियन में है, बे ऑफ बंगाल में है, इंडियन ओशियन में है। तो ये किसमें आपका है? जो लक्षद्वीप समूह है तो ये हो जाएगा अरब सागर में, अरेबियन सी में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज ऑर्किड ऑफ वर्ल्ड? इक्वेटोरियल रीजन है, सवाना रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन है या फिर टुंड्रा रीजन है? तो कौन सा विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब ये भूमध्य रेखीय सागरीय है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भी गलतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? इसमें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पामीर का पठार उसको कहा जाता है संसार की छत। तो एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट? ये भी बहुत ही आसान है, सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजर्ट है। एक आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इंडिया का पूछेगा या फिर या एशिया का पूछता है तो थार का मरुस्थल है। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एसएसटी के जो आपके 2019 के पेपर में पूछे गए थे, इससे पहले के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोग को करा दूंगी, लेकिन इसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। और भी सब्जेक्ट की भी वीडियोस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं लेकर के आ रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।